तो हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री क्लास 6 एनसीईआरटी की, चूँकि हमने इससे पहले पॉलिटी के बारे में पढ़ा, पॉलिटिकल साइंस के बारे में, इसके अलावा ज्योग्राफी क्लियर की हमने। तो आई होप आपने सारी क्लासेस ज्वाइन की होगी, बहुत इंटरेस्टिंग क्लासेस थी। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 की हिस्ट्री का सेगमेंट। तो इसमें 12 चैप्टर रहेंगे। तो आज हम पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो जो कि ये बताएगा, इस चैप्टर बताएगा कि ये मतलब कि जैसे हम सुनते हैं कि 100 साल पहले, 200 साल पहले, मतलब कि पता कैसे चलता है कि कोई वस्तु 100 साल पहले देखने कौन गया था। तो इसके बारे में जानेंगे। इतिहास को लेके बहुत सारे क्वेश्चनों के जवाब हमें मिलेंगे, जो कि बेसिक्स क्वेश्चंस हैं, जैसे कि पता कैसे चला 100 साल पहले कौन था, 2 लाख साल पहले कौन था, 400 साल पहले कौन था, और जांच कैसे, पता कैसे चलता है, इन लिपियों को कैसे पढ़ा जाता है। तो बहुत सारी क्यूरीज होती हैं जो हमारे मन में होती हैं कि यार इस चैप्टर से हम उसको क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सीधे अपने चैप्टर को। चैप्टर का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो स्टार्टिंग में इन्होंने एक ट्यूशन से किया है कि एक की बहन है, इनका नाम है राशिदा। इनके मन में इन्होंने कहीं सुना, अखबार में पढ़ा है कि 100 साल पहले। तो ये सोचने लगी कि कोई कैसे जान सकता है कितने वर्षों पहले क्या हुआ था। तो इस सवाल के आंसर के साथ इसमें स्टार्ट करते हैं कि कैसे जानने, मतलब यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, हम न्यूज़पेपर देख लेते हैं। 1 साल पहले क्या हुआ था, किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हैं जो कि जिस टाइम की हम जानना चाहते हैं उस टाइम पे कोई मौजूद था। लेकिन अगर बात हो कि 100 साल पहले क्या हुआ था, 1000 साल पहले क्या हुआ था, तो इसका पता कैसे चलता है। तो इसके बारे में पता चलता है, हम इसके बारे में पता कैसे चलता है, इसके बारे में जानेंगे इस चैप्टर में। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो सारी हमारी क्यूरीज दूर होती जाएंगी। जैसे अतीत के बारे में हम जान सकते हैं कैसे कि वो लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, किन घरों में रहते थे। हम आखेटक मतलब जो शिकारी, शिकार करने जो जाते थे, शिकारी को आखेटक बोलेंगे यहाँ पे। इसके अलावा पशुपालकों, कृषकों, किसानों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकार, कलाकार, संगीतकार और फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। ये इतिहास के बारे में है। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन सा खेल खेलते थे, कौन सी कहानी सुना करते थे, और कौन से नाटक देखा करते थे, और कौन कौन से गीत गाया करते थे। इन सभी के बारे में भी हम जानकारी लगा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हुआ है यहाँ से कि लोग कहाँ रहते हैं, मतलब रहते कहाँ हैं लोग। तो इसने बताया कि मानचित्र 1 पृष्ठ संख्या 2, मतलब ये जो मानचित्र दिया हुआ है इसमें हमें देखना है कि नर्मदा नदी का पता लगाओ। नर्मदा नदी की खास बातें क्या है वैसे? नर्मदा नदी की खास बात है कि कई साल वर्ष पहले यहाँ जो लोग नर्मदा नदी के पास में, इस नदी के तट पर रह रहे हैं, मतलब कई लाख वर्ष पहले लोग वहाँ पर रहते थे, नर्मदा नदी के तट पर रह रहे होते हैं। और यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से, जो स्टार्टिंग में जो यहाँ लोग रहते थे, उनमें से कुछ कुशाल संग्राहक थे, जो आसपास के जो भी जंगल थे उससे विशाल संपदा के परिचित थे। मतलब संग्राहक मतलब इकट्ठा करने वाले। वो भोजन के लिए, जड़ों, फूलों, जल के लिए, अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह करते थे। तो जानवरों का आखेट भी तैयार करते थे। तो ये कौन थे? जो नर्मदा नदी के पास, नर्मदा नदी के तट पे रहते थे। अभी कहाँ है नर्मदा नदी? देखो ये आप मैप में देखते, ये नर्मदा नदी रही, इसके तट पर रहते थे लोग, जो बहुत अच्छे संग्राहक थे, जो शिकार करके और जंगलों से खाने पीने के लिए सामान इकट्ठा करते थे, शिकार करके लाते जंगलों में। तो ये नर्मदा नदी के पास में कई लाखों वर्ष पहले रहते थे। इसके बाद हम उत्तर पश्चिम की सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों को पता लगाओ। सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ किधर है? ये सुलेमान रही और ये किरथर पहाड़ी रही। इसके बारे में क्या खास बात बताई इन्होंने? उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व, यहाँ उधर नर्मदा नदी के पास लाखों वर्ष पूर्व की बात हो रही है, यहाँ 8000 वर्ष पूर्व स्त्री एवं पुरुष ने सबसे पहले गेहूं की और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। कि सबसे पहले गेहूं और जौ उपजाना कहाँ? किरथर एवं सुलेमान पहाड़ी के जो क्षेत्र है, इसमें पुरुष और महिलाओं के द्वारा 8000 साल पहले गेहूं और जौ उपजाना स्टार्ट कर दिया गया था। उन्होंने ना यहाँ पे भेड़ पाली, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया था। ये था सुलेमान एंड किरथर पहाड़ियों के बारे में। इसके अलावा उत्तर पूर्व में, मतलब कि डायरेक्शंस के बारे में बताता हूँ आपको पहले। जैसे ये 4 डायरेक्शन तो मेन होती हैं। ऊपर की साइड में उत्तर, नीचे हो गया दक्षिण, और इधर हो गया पूर्व, और इधर हो गया पश्चिम। ठीक है, 4 डायरेक्शन तो ये हो गई। इसके अलावा ये उत्तर होगी, उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व,
ये हमेशा याद रखना। उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम, पश्चिम और दक्षिण के बीच में दक्षिण पश्चिम, ये वाली डायरेक्शन। ये इधर कौन सी बच गई देखो आप बताओ, इधर पूर्व है इधर दक्षिण है, मतलब दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण पूर्व। तो ये डायरेक्शंस का ज्ञान हो गया। तो इसमें दे रखा है उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व मतलब उत्तर और पूर्व में गारो, गारो तथा मध्य भारत की विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। अब गारो खासी ये अरुणाचल प्रदेश में मिलेंगी, ये गारो पहाड़ियाँ हो गई। तो इनके इनकी क्या इनकी खास बात क्या थी, इनके पास में क्या थी कि यहाँ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ और यहाँ चावल उपजाया गया था, सबसे पहले चावल उपजाया गया था। यहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया था, सबसे पहले इधर गारो खासी पहाड़ियों के आसपास में कृषि का विकास हुआ था कुछ क्षेत्रों में। इसके अलावा ये स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। विंध्य, विंध्य ये रही विंध्य श्रेणी, जो विंध्य श्रेणी के उत्तर में जो स्थान अवस्थित है, वहाँ क्या खास बात थी, वहाँ थी पर सिंधु एवं इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। यहाँ क्या खास बात थी, पहले बातें देख लेते हैं कि यहाँ पे जो सहायक नदियाँ, तो पहले सहायक नदियाँ होती क्या है, सहायक नदियाँ वो होती है जो बड़ी नदियाँ होती है ना, उनमें आके मिलती है ना रास्ते में, जो छोटी नदियाँ उनको सहायक नदियाँ बोलते हैं। जैसे गंगा की बहुत सारी छोटी नदियाँ सहायक नदियाँ हैं, अभी हम मानचित्र में देख लेंगे। तो इंडस नदी है, मतलब सिंधु जो नदी है, इस पर 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, हम आगे पढ़ने वाले अगले चैप्टर आगे जैसे बढ़ेगी जैसे। तो गंगा व इनकी सहायक नदियों के किनारे मतलब 4700 इंडस के पूर्व, इंडस मतलब 4700 वर्ष पूर्व जो सिंधु नदी है, उसमें तो कई सारे आरंभिक नगर फल फूले थे। लेकिन अगर गंगा नदी की बात की जाए और इसकी सहायक नदियों की बात की जाए तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व नए नगरों का विकास हुआ था। अब हम देखते हैं मैप में इंडस और गंगा। देखो ये रही सिंधु नदी, सिंधु को इंडस नदी बोलते हैं। तो इधर क्या है, 4700 वर्ष पूर्व मतलब यहाँ नगरों, आरंभिक नगरों का विकास हो गया। तो यही गंगा नदी, देखो ये गंगा नदी, यहाँ 2500 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व में नगरों का विकास हुआ था। मतलब कितना डिफरेंस है दोनों में। तो ये गंगा नदी हो गई। सहायक नदी क्या होती है, जैसे गंगा नदी है, इसमें ये सोन नदी मिल रही है आके, इधर से यमुना नदी आके मिल गई, चंबल मिल गई, ये इसकी सहायक नदियाँ हुई है। ये इंडस की जैसे ये झेलम मिल गई, चेनाब, रावी, सतलुज, ये क्या है, इसकी सहायक नदियाँ है इंडस की, तो ये सहायक नदियाँ हो गई। तो हमने जाना। इसके बाद में, इसके बाद में नेक्स्ट है गंगा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के पास आसपास के क्षेत्र में मगध नाम का एक विशाल राज्य था जो बहुत शक्तिशाली था। और देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे बहुत से राज्य, मतलब मगध के बारे में बताया। मगध किधर था, जो गंगा नदी के भी देखे हमने, सोन नदी देखी थी गंगा नदी के पास में थे। उसमें था एक मगध साम्राज्य। तो इसके बारे में भी हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या था, बहुत शक्तिशाली साम्राज्य था। इसके अलावा एक उपमहाद्वीप की परिभाषा दे रखा है। उपमहाद्वीप क्या होते हैं, जैसे दक्षिण एशिया, दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आ रहे हैं, आधुनिक भारत आएगा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों को दर्शाता है। लेकिन दक्षिण एशिया में एक महाद्वीप में छोटा है, मतलब एक दक्षिण जो एशिया का एक छोटा महाद्वीप भी है, जिसमें विशालता एवं बाकी एशिया के समुद्र, पहाड़ियों एवं पर्वतों के बटे होने के कारण इसे उपमहाद्वीप कहते हैं। तो यहाँ उपमहाद्वीप की परिभाषा दे रखा है। इसके अलावा जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें दे रखा है, लोगों ने सदैव महाद्वीपों के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में यात्राएं की। जब यात्रा किस किस से, तो उनको बहुत से हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों के लिए, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों से होकर गुजरना पड़ा है। इसके अलावा इनकी यात्राएं रुकी नहीं है, चाहे वे फिर काम की तलाश में गए हों, चाहे आपदाओं के कारण प्रवास हुआ उनका, चाहे व्यापारिक काफिले गए हों, चाहे धार्मिक गुरुओं के द्वारा एक गांव से दूसरे गांव या एक कस्बे से दूसरे कस्बे में इत्यादि गुरु मतलब शिक्षा देने के लिए इनके द्वारा यात्रा की गई हो। ये सभी यात्राएं एक दूसरे के विचारों को जानने के लिए भी मदद करने वाले। हाँ, विविधता वाले चैप्टर में भी जाना था ये सब के बारे में। तो एक बार फिर से एक मानचित्र एक को देखो, पहाड़ी, पर्वत, समुद्र इन उपमहाद्वीपों की प्रवृत्ति सीमा का निर्धारण करते हैं। हालांकि लोगों ने इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। इन्होंने जैसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों को, ऊंचाई को छू सके, गहरे समुद्रों को पार कर सके। महाद्वीपों के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहाँ बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को और समृद्ध किया। मतलब में ये जो मेल जोल था, अलग अलग लोग, अलग अलग क्षेत्रों से लोग बाग यहाँ आए और रहने लग गए। तो ये जो मेल जोल था, इसने हमारी जो संस्कृति थी उसको और सुदृढ़ बनाया। जैसे वही विविधता में एकता वाली बात होगी, हमारी जो समाज है उसमें विविधता पैदा की बहुत सारी। पत्थरों को तराशने, संगीत रचने का काम, भोजन बनाने के नए नए तरीका, एक दूसरे के विचारों को ये अपनाते हुए दूसरे क्षेत्रों से आने वाले लोग भी, जैसे कोई व्यापार के उद्देश्य से आता था, कोई कोई प्रवास प्रवास मतलब आपदाओं के कारण। अब इस देश का नाम कैसे पड़ा, भारत, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। इंडस, इंडिया। तो अपने देश के लिए प्राय हम इंडिया या भारत शब्द का प्रयोग करते हैं। ये तो हमें अच्छे से पता है कि हमारा देश का नाम क्या है।
अब इंडिया शब्द कहाँ से पड़ा? इंडिया शब्द पड़ा इंडस। इंडस का मतलब होता है सिंधु नदी। अब ईरान से आने वाले, वहीं संस्कृत में सिंधु बोलते हैं। ईरान और यूनान का, मतलब ईरान से, ईरान के दर है, जैसे ये भारत था, इधर ये भारत, जो ये देखो, ये इधर यूरोप से, यूनान से, और मिडिल ईस्ट में ईरान एक कंट्री है। वहां से आने वाले जो भारत में जो लोग आए, उन्होंने इधर से आए उत्तर भारत में, सबसे पहले उन्हें इंडस मतलब सिंधु नदी को पार करना था, तो उन्होंने इसको इंडस से इंडिया नाम रख दिया, मतलब उन्हीं ने का नाम रख दिया क्या? इंडिया। ईरानियों एवं यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस के नाम से पुकारा, या इंडोस, इंदोस। इसी नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को क्या कहा गया? इंडिया। तो और भरत नाम कहाँ से पड़ा? भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोग, उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोग, उत्तर एवं पश्चिम, जैसे मिडिल ईस्ट, यूरोप, इन्हीं में रहने वाले लोगों ने एक समूह के लिए, मतलब उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। ये इंडस शब्द का उपयोग है संस्कृत की आरंभिक, जो लगभग 3500 वर्ष पुरानी जो ऋग्वेद की बुक है ना, कृति है ऋग्वेद, उसमें भी भारत शब्द का उपयोग किया गया है भारत के लिए। तो ये इंडिया का नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में जहाँ, इसके अलावा पता कैसे, अतीत के बारे में पता कैसे, कैसे जाने अतीत के बारे में, इसका मतलब है अतीत के बारे में पता कैसे चलता है। तो इसका एक तरीका होता है लिपियों के माध्यम से, अतीत के बारे में पांडुलिपियों के बारे में। अब ये लिपियाँ क्या होती हैं? इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी हुई पुस्तकों को ढूंढना या पढ़ना होता है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण इनको क्या बोलते हैं? पांडुलिपि बोलते हैं। पांडुलिपि बोलते हैं। जो अंग्रेजी की पांडुलिपि में क्या बोलते हैं? इसको मैन्यू स्क्रिप्ट। इंग्लिश में पांडुलिपि को मैन्यू स्क्रिप्ट बोलते हैं। यह सब लैटिन भाषा के मेनू, जिसका अर्थ होता है हाथ से निकला है, मतलब हाथ से लिखी हुई होने के कारण इनको क्या बोलते हैं? पांडुलिपि। ये किताबें होती हैं, ये ग्रंथ होते हैं, इनको ढूंढा जाता है। इसमें इसके आधार पर भी हम हमारे इतिहास का पता चलवाते हैं। और ये पांडुलिपि अपराध ताड़ पत्रों के माध्यम से, उस टाइम पे पेन नहीं था, कागज नहीं था, तो किस पे रखा जाता था? ताड़ पत्थर पे। और जो हिमालय क्षेत्र में उगने वाले जो कुछ पेड़ है, गुर्ज नामक जो पेड़ है, उसकी छाल के ऊपर विशेष रूप से तैयार किए जाते थे भोजपत्र। पांडुलिपि क्या होते हैं? पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताबें बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनसे अलग अलग हिस्सों में एक साथ बांध दिया जाता था। भुज पेड़ की छाल से बने गुर्ज पेड़ की छाल से बने ऐसे ही पांडुलिपियों को तुम यहाँ देख सकते हो। मतलब एक पांडुलिपि देख रखे जो गुर्ज जो पेड़ है उसकी छाल पर लिखी गई है। इसकी ये लिपि भाई आपसे पढ़ा जाए तो आप पढ़ लो लोग। तो ये एक लिपि, इसमें जो ये लिखा हुआ है इसके बारे में दे रखा है कि ये मतलब बहुत सारी जो पांडुलिपियाँ थी, जो कि पत्ते होते थे, छाल होते थे, उनको कीड़ों ने खा लिया, पता भी नहीं चला, वे नष्ट हो गई। लेकिन ऐसी बहुत सी पांडुलिपियाँ जो बच गई, जो शेष रह गई, वो आज भी उपलब्ध है। ज़्यादातर ये मिलते कहाँ? मंदिरों एवं विहारों में प्राप्त होती है। धार्मिक पुस्तक, मान्यताओं एवं व्यवहार, राजाओं की जीवन शैली कैसी थी, औषधियों एवं विज्ञान आदि के बारे में भी इन पांडुलिपियों में भी इनमें लिखा हुआ है कि औषधियों के बारे में, राजाओं की जीवन शैली, व्यवहार कैसा था उनका, धर्म कैसा था। इसके अलावा हमारे महाकाव्य, कविता एवं नाटक भी है इनमें से, जैसे संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, कुछ प्राकृत में, कुछ तमिल में। प्राकृत भाषा का प्रयोग लोग आम बोलचाल की भाषा में ज़्यादा करते थे। इसके अलावा ये जो एक अभिलेख दिया हुआ है, जो अशोक सम्राट अशोक का अभिलेख है, जिसके बारे में हम आगे बहुत डीप में पढ़ने वाले हैं। मतलब स्टेबल रखने के लिए, स्थायी रखने के लिए राजा क्या कर देते? धातुओं पर, और जो पत्थर है ना, उन पर भी उत्कीर्ण करवा देते। मतलब जो कुछ भी अगर अपना जो आदेश वगैरह देना होता था साम्राज्य में, अपने कुछ युद्ध के बारे में लिखना होता है, अपने जीवन के बारे में, तो राजा क्या करते? पत्थर के ऊपर उकेर देते थे, वहीं लोहे के ऊपर पत्थर, ताकि ये लंबे समय तक स्थिर रह सके। तो ये बहुत से अभिलेख जो मिले हैं, जिनमें राजा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाए। जैसे ये एक अभिलेख है जो किसका है? 2250 वर्ष पुराना है, 2250 साल पुराना है ये। तो यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। अफगानिस्तान की राजधानी तो काबुल है। तो यह अभिलेख प्राप्त हुआ है अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है, जो अशोक नामक एक शासक, इसके बारे में हम पढ़ेंगे बहुत, अशोक सम्राट के बारे में। बहुत अमेजिंग शासक, मतलब बहुत शक्तिशाली मानो आप। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, इसके बारे में हम अध्याय 8 में पढ़ोगे। जब हम तुम लिखते हो, मतलब इसमें इसमें बता रखा है कि हम जब कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। क्योंकि हमारे जो हिंदी में लिखने की जो लिपि होती है उसको देवनागरी लिपि बोलते हैं। लिपि अक्षरों तथा संकेतों से बनी होती है। तब हम कुछ बोलते हैं, पढ़ते हैं, तो एक भाषा का प्रयोग करते हैं। अब ये जो लिखा हुआ है ना, ये अभिलेख जो है, इसमें कौन सी लिपि है? इसमें यूनानी अरामेइक जो लिपि है उसको उपयोग किया गया।
यूनानी अरामेइक लिपि का प्रयोग किया गया। इसके अलावा ये मतलब अशोक सम्राट के द्वारा उसके शासनकाल में छपाई गई या फिर उत्कीर्ण करवाई गई ये अभिलेख था। अब पुरातात्वविद कौन होते हैं? पुरातात्व जो इन वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, जो इतिहास की जो ऐसी वस्तुएं मिलती है ना, तीत से बनी होती है, इनका जो अध्ययन करते हैं उनको पुरातात्वविद कहलाते हैं। पुरातात्वविद पत्थर ईंट से बनी इमारतों, अवशेषों को, चित्र हो गए, मूर्तियां जो मिली उनका अध्ययन करते हैं, औजारों, हथियारों, बर्तनों से, और उस टाइम के आभूषणों, इन सिक्कों की प्राप्ति से प्राप्त उनकी छानबीन करते हैं, खुदाई करते हैं, और इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी से या कुछ धातुओं से बने हो सकते हैं, ताकि वो जल्दी से नष्ट ना हो। इसके बारे में कुछ डायग्राम, मतलब कुछ पुराने, जो ये पोर्ट है ना जो 4700 वर्ष पुराना है, और ये एक चांदी का सिक्का दिया गया है जो कि 2500 साल पुराना। इनमें से एक चांदी का सिक्का है जो 2500 साल पुराना है। ये चांदी के सिक्के 2500 साल पुराने हैं, और ये है जो 4700 पोर्ट है जो गड़ा है, इसका उपयोग 4700 साल पहले किया जाता था। अब चूंकि औजारों से, पत्थरों से खुदाई करके, सिक्कों से, इसके अलावा भी अगर जानवरों की हड्डी मिल जाए, पक्षियों की, ये मछलियों की हड्डी भी ढूंढते हैं पुरातात्वविद होते हैं, उससे क्या होता है, वे पता लगाते हैं कि ये लोग क्या खाते थे, इनकी मतलब बहुत मुश्किल से ही बच पाते होंगे। तो इनकी वनस्पतियों के अवशेष तो खैर नहीं बच पाते थे, कोई मुश्किल से बच जाता था। अन्न के दाने, लकड़ी के टुकड़े जल जाते होंगे, तो जले हुए जो अवशेष बच जाते थे उनसे ये खोज करने लग जाते थे कि कैसे, क्या जो कुछ भी इनको पता लग सके कि कितने साल पुराना है, क्या लोग, क्योंकि जीवन शैली क्या रहती थी। पांडुलिपि या अभिलेख तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का उपयोग करते हैं। स्रोत एक शब्द है, स्रोत, स्रोत मतलब होता है सोर्स। अभी स्रोत मिल जाता था ना इनको, इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में बहुत रोचक, मतलब पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हमें धीरे धीरे अतीत के पुनर्जागरण, पुनर्निर्माण करने। अतः इतिहासकार, पुरातात्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में करते हैं। अभी अतीत, अतीत का मतलब अगर एक वचन के लिए है या अलग अलग अतीत थे, तो इसके बारे में हम जानते हैं कि अतीत शब्द का प्रयोग कि बहुवचन के लिए इस सेंस में किया गया है कि अलग अलग समूहों के लोगों ने इस अतीत शब्द के लिए अलग अलग मायने बनाए हैं। उदाहरण के लिए पशुपालक एवं कृषकों के जीवन, राजाओं एवं रानियों के जीवन से अलग तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों से भी बिल्कुल भिन्न था। जैसा कि हम आज देख सकते हैं कि उस समय में देश से के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहार करते थे, अलग अलग रीति रिवाज का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज जो अंडमान द्वीप समूह है ना, वहाँ के जो अधिकांश लोग हैं वो मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके, फल फूल को संग्रहण करके अपना जीवन चलाते हैं। वहीं शहर में रहने वालों के लिए अब खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहना पड़ता है। जंक फूड, शहर की कल्चर हो गया ज़्यादा। तो मतलब ये डिफरेंस अलग अलग हो गया, इसी के बेस पे अतीत का जो निर्धारण अलग अलग तरीके से करते हैं कि अलग अतीत है। इसके अतिरिक्त एक अन्य भी भेद होता है, अतीत 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 के लिए एक अलग भेद होता है कि डिफरेंस कैसे अलग अतीत, मतलब उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ हम जानते हैं। जब शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक, पशुपालक जैसे आम आदमी पराए अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रख पाते थे, तो पुरातात्व की सहायता से उन्हें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी इनके बारे में बहुत कुछ जानना भी शेष रह गया, क्योंकि राजा तो लिखवा देते थे अपना लेखा जोखा, लेकिन जो सामान्य लोग थे, सामान्य उनका जीवन कैसा था, इसके बारे में पुरातात्वविद इन्हीं अभिलेखों के माध्यम से पता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत कुछ अभी जानना बाकी है। अब तिथियों के बारे में जानते हैं, तिथियों का मतलब क्या होता है। तिथियों का मतलब हम इसमें जानने वाले हैं कि ईसा पूर्व, हमने अभी इसमें आगे जैसे जैसे आगे जाएंगे हम पढ़ेंगे, और सुना भी होगा हमने ईसा पूर्व क्या होती है, ईस्वी क्या होती है, तो ये पढ़ेंगे। क्योंकि ईसा पूर्व का मतलब होता है वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक, मतलब ईसाई धर्म के प्रवर्तक जो थे, जैसे हमारे भगवान है, उसी प्रकार ईसाई धर्म के जो भगवान, इस धर्म के जो प्रवर्तक है, ईसा मसीह के जन्म की तिथि से मानी जाती है कि भाई जैसे आज के दिन हुआ ईसा मसीह का जन्म, तो इससे पहले जो भी कुछ हुआ होगा उनसे पहले ईसा पूर्व लगा देंगे, और जन्म के बाद में जो हुआ उनको ईस्वी से कह के बुला देते हैं। जैसे अतः 200, मतलब 200 वर्ष की बात माने, 200 वर्ष पहले क्या हुआ था जन्म से, तो उसके 200 ईसा 200 ईसा पूर्व या 2000 ईसा पूर्व शब्द लगा देते हैं, मतलब ईसा के जन्म से पहले। और ईसा के जन्म को मतलब जीरो मानते हैं, एक प्रकार से जीरो है, उससे पीछे जाओगे आप तो पूर्व लगाना होगा, ईसा पूर्व। और पहले अगर उससे पीछे जाओगे तो पहले ईसा पूर्व की तिथि खत्म होगी, फिर ईसा का जन्म जीरो आएगा, फिर उसके आगे। इसके अलावा हम अभी के समय में कौन कौन से, जैसे इंग्लिश में बीसी शब्द का उपयोग करते हैं, एडी शब्द का उपयोग करते हैं, इनका मतलब क्या होता है।
BC शब्द का मतलब होता है हिंदी में ईसा पूर्व, जिसको बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा पूर्व। वहीं AD शब्द का मतलब होता है एनी डोमिनी, इसका मतलब होता है कि ईसा के जन्म के वर्ष के बाद, मतलब AD। जैसे अभी हम बोल ले, जैसे अगर ईसा का जन्म हुआ इधर से, मतलब इधर कोई तिथि थी, मतलब जीरो मानते इसे ईसा का जन्म हुआ, ऐसा ईसा मसीह का जन्म हुआ। तो इससे पहले अगर इसके पीछे जाएंगे तो इसके पीछे लगाएंगे हम BC। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा से पूर्व। इधर आगे जाएंगे, आगे की तिथि जन्म के बाद की बात करेंगे तो AD लगाएंगे, मतलब एनो डोमिन, डोमिनी नामक लैटिन शब्द, इसका मतलब ईसा के जन्म के वर्ष से। इसके अलावा कई कई बार हमें ना CE और CE और BCE शब्द का भी उपयोग करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? CE से मतलब कॉमन इरा, और BCE से बिफोर कॉमन इरा शब्द का भी प्रयोग करते हैं। इसके अलावा अभी वर्तमान में कुछ मतलब नए शब्द का प्रयोग किया जाए, जैसे BP शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले, मतलब ईसा पूर्व के लिए बिफोर प्रेजेंट शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, ईसा से पूर्व पहले। इस खंड में मतलब कि लिपियों का पता कैसे लगाते हैं, इसके बारे में बताता है कि जैसा कि हमने पढ़ा है कि अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे। कई अभिलेख कई सौ वर्ष पुराने लिखे गए हैं। सभी अभिलेखों में लिपि या भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय समय के साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं एवं लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा है, और अज्ञात लिपियों का अर्थ निकालने की प्रक्रिया कैसे पता लगाती है, वे कैसे लगाते हैं? इस प्रकार अज्ञात लिपि को जानने के लिए एक प्रसिद्ध कहानी उत्तर अमेरिका के देश में मिस्र से मिलती है, जो 5000 वर्ष पूर्व एक राजा इमरानी की कहानी, राजा और रानी की कहानी, मतलब एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि लिपियों का पता कैसे चलाते थे। अब जो अभी जो पुरातत्वविद जो इतिहासकार की लिपियों को पढ़ कैसे पाते हैं कि इनमें क्या लिखा हुआ है। जैसे मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेट्टा नाम का एक गांव है, एक कस्बा है, जहाँ पे एक उत्कीर्णित उल्लेख, मतलब एक पत्थर के ऊपर उत्कीर्णित अभिलेख मिला है, जिस पर एक लेख 3 अलग-अलग भाषाओं एवं अलग-अलग लिपि, जैसे यूनानी, मिस्र लिपि के 2 प्रकार अलग-अलग, 3 अलग-अलग लिपियों और भाषाओं में लिखी हुई है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे, तो उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं इमरानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है, मतलब लिपि पढ़ने के लिए राजा इमरानी के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए ऐसे। मतलब अगर इस डिब्बे होगा, ये डिब्बा इस तरीके का होगा तो उसका मतलब P है, लोइन हो गया तो इसका मतलब L हो गया, सी के तरीके से कुछ है तो इसका मतलब M है, ये धार चाकू से है तो मतलब I है, तो मतलब एक राजा और रानी के नाम दिखाए गए। इस बेस पे हम लिपियों को पढ़ लेंगे। इसको क्या बोलते हैं? मतलब एक फ्रेम में ये राजा और रानी के नाम रखे हुए हैं, दिखाए गए, उसको कारतूस कहा जाता है। इससे इसके बाद विद्वानों ने यूनानी और मिस्र संकेतों को अलग अगल बगल रखते हुए, मतलब कंपेरिजन करते हुए मिस्री मिस्री अक्षरों को समानार्थक ध्वनियों को पहचान की। जैसा तुम देख सकते हो कि यहाँ एल अक्षर का मतलब शेर होता है, ए अक्षर का मतलब चिड़िया होता है, और तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों को पढ़ सकते हैं। मतलब जो कारतूस है जिसमें राजा रानी के नाम ऐसे संकेत के रूप में लिखा हुआ था, इसके बेस पे लिपियों को पढ़ा जा सकता है। जैसे शेर जहाँ भी आएगा वहाँ एल अक्षर का मतलब, तो ये यूनानी और मिस्र जो शैली थी उसको कंपेरिजन करके इस प्रकार से ये लिपियों को पढ़ लेते हैं संकेत देख के। तो ये पहला चैप्टर था जिसमें हमने जाना कुछ तिथियां हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कृषि का आरंभ वर्ष 8000 वर्ष पूर्व हुआ था, 8000 साल में कृषि की स्टार्टिंग। वहीं सिंधु नगर सभ्यता, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता 4700 वर्ष पूर्व वो दिखा रहा है, मतलब ईसा पूर्व की बात है। वहीं गंगा घाटी नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व, मतलब ईसा का जन्म से भी 2500 साल पहले। और वर्तमान में क्या चल रहा है? 200 वर्ष, वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व। हमारा जो वर्तमान है, ईसा का जन्म है उससे 2000 वर्ष पूर्व, मतलब 2000, अब 2024 चल रहा है, 2023 साल अब बाद है, मतलब ईसा के जन्म के बाद। तो ये पहला चैप्टर था, मतलब इसमें हम जाने हमारी क्यूरी कैसे कैसे पढ़ लेते हैं, कैसे पता चलाते हैं जो इतिहास का भूगोल विद क्या हुआ था 100 साल पहले, 1000 साल पहले। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इंटरेस्टिंग टॉपिक आते जाएंगे। अभी ये थोड़ा बेस चल रहा था, तो इसमें बस लैंग्वेज का ज़्यादा यूज हुआ है, थोड़ा समझने का कुछ ऐसा था नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे आरंभिक मानव की खोज, जहाँ से स्टार्ट होता है हमारी असली जर्नी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से आराम से पढ़ेंगे। तो अभी के लिए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।